दोस्तों, आने वाले वक्तों में जंगें उस तरह नहीं लड़ी जाएंगी जिस तरह पिछली तमाम जंगें लड़ी गईं। ये दौर पांचवी नस्ल की जंग का दौर है, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ हालात, वाक़यात, सूरत पर मुश्तमिल है। फिफ्थ जनरेशन वॉर की बहुत सारी सूरतें हैं, जिनमें एक सबसे अहम सूरत बायोलॉजिकल वॉर है, जिसके ज़रिए अब किसी भी मुल्क को चंद दिनों में ही घुटनों पर लाया जा सकता है, फिर वो चाहे अपने आप को कितनी ही बड़ी सुपर पावर क्लेम करता हो। इस तरह की जंग के ज़रिए दुश्मन मुल्क में किसी भी किस्म का कोई भी वायरस इंजेक्ट किया जा सकता है, जो चंद ही दिनों में पूरे के पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकता है, जिसका मुजाहरा हम इस वबा की सूरत में देख रहे हैं कि किस तरह इस वबा ने पूरी दुनिया को जानी और माली नुकसान से दोचार किया है। न सिर्फ ये कि इसका नुकसान और इसके असरात बहुत भयानक हैं, बल्कि अब तक इसका कोई मौसर तोड़ भी दरियाफ्त नहीं किया जा सका। दुनिया में अपने आप को टेक्नोलॉजी के बादशाह कहने वाले मुल्क भी किस तरह बेबस नजर आते हैं। 19 जनवरी 2017 को डेविस, स्विट्जरलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में बिल गेट्स ने कहा था कि जब आप इस बारे में सोच रहे हैं कि दुनिया में मौजूद जौहरी हथियारों की वजह से 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की मौत हो जाएगी, लेकिन इन हथियारों जैसी खौफनाक चीज़ भी इस सतह तक नहीं पहुंच सकती जिस सतह पर कोई बायोलॉजिकल अटैक पहुंच सकता है। अब चाहे वो कुदरती वबा की सूरत में हो या किसी की तरफ से जानबूझकर छोड़ा जाए, यह वबा अपनी तेज़ रफ्तार हरकत के जरिए 1 साल से भी कम अरसे में 30 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को मार सकती है। इससे पहले एटमी हथियार को मौलिक समझा जाता था, जो कि सच नहीं है, क्योंकि एटमी हथियार को इस्तेमाल करने के लिए जब तक मंजूरी नहीं मिलती, इसे तैनात नहीं किया जा सकता। आखिरी बार जब दुनिया में एटमी हथियार का इस्तेमाल हुआ था, तो उसमें 1,29,000 से 2,26,000 तक लोग मारे गए थे, जबकि लाखों लोगों ने इसका खमियाजा भुगता था। लेकिन अगर कोई मोहल्लिक और सस्ता हथियार हो तो क्या होगा? बायोलॉजिकल वॉर, जिसे जर्म वॉर के नाम से भी जाना जाता है, इस जंग में हथियार के तौर पर जहरीला या मुतादी एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े और फंगस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इंसानों, जानवरों या पौधों को मारने या इन्हें नाकारा बनाने के इरादे से इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 में जापानी फौज के यूनिट 731 ने सोवियत यूनियन और चीन पर इस्तेमाल किया था। यूनिट 731 के लगाए गए बबोनिक ताउन, हेजे और एंथ्रॉक्स और दीगर बीमारियों की वजह से 4 लाख चीनी हलाक हो गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 30 मार्च 1946 को शाया की जाने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया कि बायोलॉजिकल वॉर तमाम दुनिया के लिए एक मुमकिन फौजी खतरा है। बेशतर ममालिक छोटे पैमाने पर तकरीबकारी करने के लिए इस जंग को फ़रोग दे सकते हैं। बड़ी बड़ी कौमों के लिए ज़रूरी है कि 10 सालों में बड़े पैमाने पर इस जंग को लड़ने की सलाहियत हासिल कर लेनी चाहिए। बायोलॉजिकल वेपन के जरिए जौहरी, कीमियाई या रिवायती हथियारों से कहीं ज़्यादा हद तक तबाही और जानों के ज़ाया की सलाहियत हासिल की जा सकती है, जो इनके बड़े पैमाने पर तरक्की और ज़ख़ीरा करने की लागत से मुताल्लिक है। इसलिए बायोलॉजिकल एजेंट मैदान अमल में जारहाना हथियार के तौर पर अपनी अफादियत के अलावा स्ट्रेटेजिक डिटरनेट के तौर पर भी कारआमद साबित हो सकते हैं। कुछ बायो एजेंट जैसे चेचक, न्यूमोनिक ताउन और एरोसोलाइज्ड सांस की बूंदों के जरिए इंसान से इंसान में मुंतकिल होने की सलाहियत रखते हैं, जैसे इस मैकेनिज्म के जरिए किसी भी गैर जानिबदार आबादी में मुंतकिल किया जा सकता है। इससे भी बदतर बात यह है कि इस तरह के हथियार जो लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए हों, लीक भी हो सकते हैं, चाहे इसे इस्तेमाल करने का कोई इरादा भी ना हो, जैसे कि किसी भी मौक़िफ़ को मुतासिर करके और इसके एहसास होने से पहले ही बाहर की दुनिया में मुंतकिल हो जाए। मुतअद्दिद मामलात में कहा जाता है कि मुहक्किक एबोला की बीमारी में भी मुब्तला हुए, जो इनकी मौत का बाइस बनी, जबकि इस बात की कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं, जिसके तहत मुसल्लह तसादुम में इसका इस्तेमाल जंगी जुर्म है।